वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 7.2, उसका क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें समाकलन करना है किसका, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। अंडर रूट बोल लो या वर्गमूल बोल लो, एक ही बात है। जहाँ पे क्या है, x का मान क्या है, 0 से बड़ा, यानी इसकी साइड क्या है, दो मुंह। तो जिसकी साइड दो मुंह होता है, देखो यहाँ पे दो है, दो मुंह बन रहे हैं, तो उसका मतलब वो बड़ा है। जिसकी साइड एक मुंह है वो क्या है, छोटा। दो मुंह है एक्स की साइड तो एक्स बड़ा है, जीरो की साइड क्या है, एक मुंह है तो जीरो छोटा है। यानी एक्स किससे बड़ा है, जीरो से। यानी एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। तो जीरो से बड़ी क्या हो गई, 1 2 3 4 कुछ भी। यानी जीरो से बड़ी 1 2 3 4 एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीरो से छोटी वैल्यू एक्स की नहीं है। समझ में आया। आगे देखो, इसका हम समाकलन का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पे dx लगा दिया। अब यहाँ पे समाकलन करने के लिए हमने क्या किया, 1 4 जोड़ दिया और 1 4 को घटा दिया। समझ में आया। अब यहाँ पे 4 को क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 4 है नीचे, तो इधर भी हमको क्या चाहिए, x प्लस 4 चाहिए, इसलिए हमने 4 को जोड़ दिया और 4 को घटा दिया। उसके बाद में x प्लस 4 को क्या ले लिया, ब्रैकेट में। अब x प्लस 4 को क्या लिया, ब्रैकेट में ले लिया। ब्रैकेट में लेने के बाद क्या किया, x प्लस 4 को ब्रैकेट में ले लिया, इधर -4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। इतना समझ में आया। आगे देखो, अब देखो इन दोनों को अलग अलग तोड़ लिया, इसको आपस में तोड़ लिया। x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 क्या हो गया, x प्लस 4 को देखो, x प्लस 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 4। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 4। समझ में आया। जैसे कि x को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। ऐसे ही x प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 4। इसमें अंडर रूट एक्स प्लस 4 का भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचा, अंडर रूट एक्स प्लस 4। समझ में आया। इधर क्या बच गया, अंडर रूट एक्स प्लस 4 बच गया। यहाँ पे dx लगा दिया, अब खोल लिया इसको, माइनस की जगह -4, यहाँ पे क्या है 4 और समाकलन का चिन्ह और 1 अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। समझ में आया। इन दोनों को आपस में अलग तोड़ लिया तो अंडर रूट एक्स प्लस 4 आ गया। उसके बाद में इसको और उसको आप एक साथ लिख लिया तो क्या आ गया, -4 अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। ठीक है, अलग अलग तोड़ लिया अलग अलग पदों में, इन दोनों को एक साथ और 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 को एक साथ। इतना आ गया। आगे देखो, अब देखो इसको, अगर इसको एक बार के लिए एक्स प्लस 4 को भूल जाओ आप, इसको एक क्या मान लो, एक बार के लिए अंडर रूट कैपिटल एक्स मान लो, क्या बड़ा एक्स या कैपिटल एक्स मान लो, तो इसकी जो समाकलन क्या होता है, अंडर रूट एक्स होता है तो उसका समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यानी एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ऐसे ही x प्लस 4 स्मॉल एक्स यानी छोटा एक्स स्मॉल एक्स प्लस 4 का समाकलन क्या हो जाएगा, इसकी देखो x प्लस 4 की पावर क्या है, 1/2 है, इसका हमको क्या करना है, समाकलन। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। आगे माइनस की जगह -4 का 4। अब इसका समाकलन करना है तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 4 की पावर 1 एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 है। अंडर रूट बोल लो, वर्गमूल बोल लो या 1/2 पावर बोल लो। ठीक है, अब ये घात या पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 है, तो घात अगर ऊपर लेके जाएंगे हम तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस की है तो घात या पावर क्या हो जाएगी, माइनस की, -1/2 हो जाएगा। समझ में आया इतना। तो एक्स प्लस 4 की पावर -1/2 हो गया। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, देखो एक्स की पावर n का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो समाकलन हो जाएगा इसका एक्स प्लस 4 की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। अब देखो जब भी समाकलन का चिन्ह हटता है, ये समाकलन दोनों के चिन्ह हट गए, नहीं आ रहा ना इधर, तो एक कांस्टेंट ही अचर पद ही ऐड करते हैं। एक कांस्टेंट ही अचर पद यहाँ कर दिया हमने, जोड़ दिया। समझ में आया इतना। अब देखो x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2। ठीक है, 3/2 और नीचे 3/2 का भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 2/3। ये आ गया 2/3 -4 x प्लस 4 की पावर, अब एक में से 1/2 गया। ठीक है, -1/2 प्लस 1 लिख लो या फिर एक में से 1/2 ऐसे लिख लो।
देखो 1/2 का चिन्ह माइनस है, 1 का चिन्ह प्लस है दोनों में, ठीक है। तो एक में से आधा गया तो आधा, एक 1/2 तो 1/2 आ गया। और नीचे ऐसे ही यहाँ पे भी क्या आएगा 1/2, तो 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 से गुणा, 4 गुणा 2 क्या हो गया 8। समझ में आया इतना। अब देखो समाकलन का चिन्ह हट गया, प्लस कांस्टेंट c 2/3 x + 4 की पावर 1। अब देखो इसको हमने क्या करा, यहाँ पे देखो 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 + 1 लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे देखो, 3/2 बराबर 2 + 1/2। अब दोनों को अलग अलग तोड़ लो, 2/2 + 1/2 कितना हो गया 1 + 1/2। समझ में आया। 3/2 बराबर 2 + 1/2। 3 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1, तो 2/2 अलग कर दिया प्लस 1/2 अलग कर दिया, 2/2 यानी 1, 1 + 1 1/2 कितना हो गया 1.5। 3/2 को हम एक आम भाषा में बोल सकते हैं क्या 1.5 या फिर 1 सही 1/2। समझ में आया। तो मैंने 3/2 को क्या लिख दिया 1 + 1/2 लिख दिया। और ये तो x + 4 की पावर 1/2 है ही। अगर सपोज आपको आंसर इस फॉर्म में पूछे तब है ये ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे x + 4 की पावर 1/2, यहाँ पे x + 4 की पावर 1/2। इन दोनों में कॉमन क्या उभयनिष्ठ क्या है, x + 4 की पावर 1/2। x + 4 की पावर 1/2 इधर भी है, x + 4 की पावर 1/2 इसमें भी है, दोनों में है, ठीक है। और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो कॉमन लेने या उभयनिष्ठ लेने का मतलब है उसको उसी से भाग दे दो, उसी से गुणा कर दो। तो x + 4 की पावर 1/2 लिख लो या फिर √x + 4 एक ही बात है। तो मैंने क्या किया x + 4 की पावर 1/2 का भाग दे दिया, ठीक है। तो भाग देने पे क्या हो जाती है, घाते क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो x + 4 की पावर 1/2 + 1 - 1/2 यानी कितना बच गया इधर, केवल एक घात बच गई, ठीक है। अगर 1/2 का भाग दोगे इधर, x + 4 की पावर क्या 1/2 का भाग दोगे इधर, तो क्या आएगा देखो घाते माइनस हो जाएगी। जब भी हम भाग देते हैं आधार या बेस समान होते हैं तो घाते क्या हो जाएगी माइनस या घट जाएगी, ठीक है। तो घात क्या हो जाएगी x + 4 की पावर 1/2 + 1 - 1/2। घाते घट गई, 1/2 में से 1/2 गया, कितना बचा 0। और यहाँ पे क्या 1, 0 + 1 1। तो x + 4 की पावर कितनी आ गई 1। तो एक घात को यहाँ पे लिखते नहीं जनरली, तो x + 4 आ गया इधर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉमन लिया, 2 भी हमने कॉमन लिए, यहाँ पे देखो 2 √x + 4 कॉमन लिया है, तो 2 का भी भाग दे दो, 2 से 2 भाग दे दिया, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा केवल 1/3 बच गया अंदर, 1/3 बच गया और x + 4 बच गया। समझ में आया ये वाला पद कैसे आया इससे। अब यहाँ पे भी देखो x + 4 की पावर 1/2 का भाग दे दो और 2 का भी भाग दे रहे ना, 2 और x + 4 की पावर 1/2 ये दोनों कॉमन ले रहे ना, तो इसका इससे भाग दिया, इससे कट गया, 2 का 8 में भाग दिया 4 आ गया, तो ये क्या हो गया -4। समझ में आया। अब हमने क्या कॉमन लिया था 2 √x + 4 कॉमन लिया था। कॉमन लेने का मतलब ब्रैकेट में उसको उसी से भाग दे दो और उसी से बाहर गुणा कर दो। तो बाहर हमने क्या कर दिया इसी से गुणा कर दिया और ब्रैकेट के अंदर क्या किया इसी से हमने क्या कर दिया था डिवाइड कर दिया था, भाग दे दिया था। समझ में आया। तो इससे गुणा कर दिया। अब देखो 3 है, अब हमने क्या किया 1/3 कॉमन लिया है, क्या 1/3 कॉमन लिया है। तो 1/3 कॉमन लेने का मतलब 1/3, अगर 3 यहाँ पे अगर नीचे भाग दे रहे इधर यहाँ पे हमने बाहर क्या दे दिया भाग दे दिया, तो अंदर क्या करना पड़ेगा गुणा। समझ में आया। कॉमन या उभयनिष्ठ लेने का मतलब उसी संख्या से गुणा उसी संख्या से भाग। अगर बाहर आप गुणा कर रहे हो तो अंदर आपको भाग देना पड़ेगा, अगर बाहर आप भाग दे रहे हो तो अंदर आपको क्या करना पड़ेगा उस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया है 1/3, ठीक है। 3 नीचे हमने यहाँ पे क्या किया 3 का भाग दे दिया बाहर, ठीक है। बाहर 3 का भाग दे दिया तो अंदर क्या करना पड़ेगा हमको 3 से गुणा। समझ में आया। 3 से 3 कट गया तो ये क्या बच गया x + 4, यहाँ पे भी 3 से गुणा कर दिया तो देखो क्या बचा x + 4 - 4 × 12। समझ में आया। 3 से इधर भी गुणा कर दिया 3 से इधर भी गुणा कर दिया तो x + 4 3 से 3 कट गया, x + 4 - 12 आ गया। अब x + 4 - 12 क्या हो गया 12 में से 4 गए 8, बड़ी संख्या 12 माइनस की है तो इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया x - 8। समझ में आया। x - 8 + c। तो आंसर हमारा क्या आ गया 2/3 √x + 4 ब्रैकेट में क्या है x - 8, यहाँ पे सॉरी ये क्या हो जाएगा x - 8। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 12 x³ -
जब घात या पावर 3 होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूब। क्यूब का मतलब CUB, क्यूब का मतलब होता है घन। घन या फिर 3 घात को क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, 1/3 एक्स की पावर 5। अब देखो माना आई बराबर, आई यानी इंटीग्रेशन, माना आई बराबर समाकलन एक्स क्यूब की पावर एक्स क्यूब माइनस 1 इसकी पावर 1/3 एक्स की पावर 5 dx। ये समीकरण 1 हो गया। अब माना, अब इसमें कुछ मान लेते हैं। माना एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर टी मान लो, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर मैंने क्या मान लिया, टी। तो ये क्या, अब देखो इसको मैंने आपस में इंटरचेंज कर लो, यानी इंटरचेंज का मतलब देखो बराबर के दाहिनी साइड में, बराबर के दाहिनी साइड या राइट साइड में क्या है, टी है, ठीक है। तो अभी भी बराबर के राइट साइड में क्या है, टी। अब अभी भी बराबर के क्या है, राइट साइड में ही है, ठीक है। तो टी का तो साइन अब प्लस का था, अभी भी प्लस का ही है। अब एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब क्या है, बराबर के क्या है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड या बाई साइड है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस का था, तो अभी अब यहाँ पे देखो अभी भी ये बराबर के कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड या बाई साइड है, तो अभी भी प्लस का ही रहेगा। यानी अगर उसकी साइड चेंज नहीं होती, अगर वो दाई साइड है तो दाई साइड ही है बराबर के, तो उसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो उसका चिन्ह वही रहेगा। अब लेकिन -1 देखो, -1 बराबर के किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, यानी बाई साइड है, बाई ओर है, लेफ्ट साइड है, देखो बराबर की बाई ओर। हाथ से देख लो, अपना बाइना हाथ इधर होता है ना, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड साइड है बराबर के। लेकिन यहाँ पे देखो, अब देखो बराबर की हम इधर किधर लेके आ रहे हैं, दाहिनी साइड, बराबर के इसको किधर लेके आ रहे हैं, राइट हैंड साइड या दाई साइड लेके आ रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। पहले लेफ्ट साइड था, अब इसको -1 को उठा के हम राइट साइड में ले आए, तो -1 से इसका चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। यानी जब भी उसकी साइड चेंज करता है, बाई से अगर दाई साइड करता है, बराबर को देखते हैं, बराबर को आधार मान लो, बराबर के हिसाब से देखो, अगर बराबर के दाई साइड है और बराबर के बाद में भी बराबर के दाई साइड ही है, तो उसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। बराबर के अगर अभी बाई साइड है और बाद में जाके इसकी साइड चेंज हो गई, यानी दाई साइड हो गया, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया। तो एक्स क्यूब बराबर t+1, ये समीकरण 2 आ गया। अब हम इसका अवकलन कर दे एक्स के सापेक्ष, d/dx एक्स क्यूब बराबर d/dx t+1। तो देखो इसका अवकलन कैसे होगा, एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी 3 इंटू एक्स की पावर 3-1। तो 3 इंटू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 या एक्स की पावर या एक्स की घात 2 को हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर भी बोल देते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर या एक्स की वर्ग, 3x²। तो इसका क्या आ गया, 3x² dx बराबर t का क्या हो जाएगा, 1। देखो t की पावर 1 है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 इंटू एन की, ये होता है ना, जैसे x का dt का क्या हो जाएगा, dt, ठीक है, dt आ गया इधर, और t का क्या हो जाएगा, 1। सॉरी 1 नहीं, dt/dx, टी के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt/dx, dx इधर आ गया। समझ में आया। आगे देखो, अब देखो x² dx, दोनों साइड 3 का भाग दे दिया, dt/3 आ गया इधर, समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 का मान क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो इधर। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो x³ -1 इसकी पावर 1/3 x² x³, यानी हमने जो x की घात 5 है, x की घात 5 को मैंने क्या लिख दिया, x की 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, x² गुणा x³ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब आधार या बेस समान होता है तो उसकी घात या पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। तो x समान है तो x की पावर, x की घात 2 x की घात 3 आपस में क्या कर जाएगी, जुड़ जाएगी, x की घात 2 + 3 x की पावर 5। तो x की पावर 5 को क्या लिख सकती हूँ मैं, x की पावर 2 गुणा x की पावर 3। समझ में आया, 2 और 3 5 होता है ना, तो x की घात 5 को मैंने क्या लिख दिया, x की पावर 2, यहाँ पे गुणा है ये, जिसको हम गुणा लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर 2 इंटू x की पावर 3 ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब देखो x³ -1 को हमने क्या माना था, t माना था। इधर देखो x³ -1 को यहाँ पे समीकरण 1 से देखो क्या, समीकरण 2 से देखो क्या माना मैंने, इसको t माना, तो यहाँ से मैंने इसको t रख दिया, t की घात 1/3। आगे अब x² dx क्या होता है, dt/3। तो x² और dx क्या हो गया, dt/3। अब x³ बच गया। अब x³ को कैसे लिखे, देखो अब देखो x³ की वैल्यू समीकरण 2 से क्या हो गई, t+1। तो x³ की वैल्यू क्या रख दी मैंने, t+1। समझ में आया। अब देखो इसको आपस में गुणा कर दो,
टी की पावर 1/3 को टी से गुणा कर दो। टी की पावर 1/3 को अगर टी से गुणा करें तो इसकी घात 1 है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। टी की पावर 1/3 प्लस 1, तो 1/3 प्लस 1 कितना हो गया, 4/3। तो टी की पावर 1 प्लस 1/3, टी की पावर 1/3 को 1 से गुणा करो तो टी की पावर 1/3 आ गया। समझ में आया। और 1/3 क्या है, पूरे से गुणा है, इससे भी गुणा है, इससे भी गुणा है, तो 1/3 इधर भी आ गया, 1/3 इधर भी आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ गया। आगे देखो, अब देखो ये क्या हो गया, टी की पावर 4/3 हो गया। तो देखो एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो 1/3 टी की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस सी। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 7/3, टी की पावर 7/3। तो देखो नीचे 7/3 आएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 3/7 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके 3/7 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, 1/7। ऐसे ही यहाँ पे टी की पावर 4/3 आ गया और ये इधर 4/3, तो 1/3 तो है ही, और 4/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/4, तो क्या हो गया, 1/4। समझ में आया। 3 से 3 कट गया और इधर 4/3 आ गया, तो 4 बच गया। प्लस मैंने जब भी बोला, जब भी समाकलन का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट या अचर पद आता है। सी आ गया, प्लस सी जोड़ दिया तो 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। अब क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया, समाकलन x³ - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx बराबर, अब टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू क्या आती है, x³ - 1। यहाँ से देखो, इस समीकरण से देखो टी की वैल्यू क्या है, x³ - 1, तो x³ - 1 रख दो टी की जगह। 1/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस सी। ये अपना क्या हो गया, आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, समाकलन किसका करना है, x² अपॉन 2 + 3 + x³ इस पूरे की पावर होल क्यूब। जब भी पूरा ब्रैकेट होगा इसको क्या बोलेंगे, होल क्यूब। घात 3 हो या पावर 3 हो तो क्या बोलेंगे, होल, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूब। और ब्रैकेट की पावर 3 हो तो क्या बोलेंगे, होल क्यूब। क्या, होल यानी पूरे की क्यूब। समझ में आया, पूरे का घन। अब इसको क्या मान लें, 2 + 3x³ को क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसका क्या कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो ये तो अचर पद, इसका तो 0 हो गया, प्लस की जगह प्लस 0। अब इसका अचर पद को ऐसे बाहर लिख लिया। अब देखो 3x³ का अगर हम अवकलन करें तो कैसे होगा, 3 तो बाहर आ जाएगा और अंदर x³ बच जाएगा, अचर पद तो बाहर आ जाएगा। अब x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n × x की पावर n-1। समझ में आया। तो 3 से 3 गुणा हो गया 9 और x की पावर कितना आ गया, 2, 9x²। समझ में आया। 3x³ का अवकलन कैसे किया, 3 को बाहर निकाल लिया, x³ का अवकलन कर दिया, 3 × x की पावर 3-1, तो ये क्या हो गया, 3x², x की घात 2 यानी x², 3 × 3 = 9, 9x²। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, 9x² dx बराबर dt। ये अब x² dx दोनों साइड 9 का डिवाइड कर दो, दोनों साइड, तो dt/9। ये समीकरण 3 आ गया। 2 और 3 का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। देखो अब यहाँ पे देखो, अब x² dx की वैल्यू क्या है, dt/9। तो x² dx की जगह क्या मैंने रख दिया, dt/9, dt/9 रख दिया। आगे 2 + 3x³ को क्या माना मैंने, t माना, तो ये क्या हो गया, t की घात 3। समझ में आया। 2 और 3 की वैल्यू उठा के मैंने किस में रख दी, 1 में रख दी। इतना आया। अब ये क्या, अचर पद है, इसको बाहर निकाल लो। 1/9 ये कांस्टेंट या अचर पद, इसको बाहर निकाल लिया। समाकलन या इंटीग्रेशन का साइन dt/t³। अब देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, घात ऊपर जाएगी तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, t की पावर -3 dt ऐसे लिख सकते हैं। अब x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो t की पावर -3 का हमको समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा, t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1। तो t की पावर 1/9 इंटू 3 में से 1 गए 2 -2, t की पावर -2। ठीक है, -1/18 अपॉन t²। तो देखो ये क्या हो गया, 1/9, 1/-2, 3 में से 1 गया 2, तो ये क्या हो गया, -1/18। 9 को -2 से गुणा किया तो क्या आ गया, -18, -1/18 आ गया, -1/18 आ गया।
अब टी की पावर -3 + 1 कितना हो गया, टी की पावर 3 में से 1 गए 2, बड़ी संख्या 3 की है, माइनस की है तो माइनस का चिन्ह, टी की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/t², तो 1/t² आ गया इधर। समझ में आया। अब टी की वैल्यू यहाँ समीकरण से रख दो, समीकरण 2 से क्या माना था, 2 + 3x³, 2 + 3x³ रख दिया यहाँ से समीकरण से, 2 + 3x³ का होल स्क्वायर -1/18, 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस अचर पद, जब भी समाकलन का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक अचर पद सी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से क्वेश्चन लिख दो, समाकलन x²/2 + 3x³ का होल क्यूब dx बराबर कितना आया, -1/18, 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, 1/x log x की पावर m, जहाँ पे क्या है m, इसका मतलब क्या होता है, देखो जब ये बराबर या इक्वल के चिन्ह को काट रखा होता है ऐसे, तो इसका मतलब है बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, बराबर नहीं है। क्या होता है इसका मतलब, बराबर नहीं है, यानी m ≠ = 1, यानी m किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर, यानी m का मान 1 नहीं हो सकता, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता कभी भी m का मान। ठीक है, और इसका मतलब 2 मुँह इस साइड 2 मुँह है, इसका मतलब ये बड़ा है, जिस साइड 1 मुँह होता है वो क्या होता है, छोटा, यानी 0 क्या है, छोटा, तो बड़ा कौन है, x किससे बड़ा है, 0 से, x बड़ा है 0 से, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकती है, लेकिन x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। समझ में आ गया इन दोनों चिन्हों का मतलब। आगे देखो, माना i बराबर dx/x log x की पावर m, जहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, वेयर, इसका मतलब होता है वेयर इंग्लिश में, और यहाँ पे वैसे बोला जहाँ या फिर जबकि, कुछ भी बोल लो, जहाँ या जबकि। ठीक है, ये गणित का चिन्ह है, इसको जहाँ या जबकि कुछ भी लगा लो। x का मान 0 से बड़ा है, m का मान बराबर नहीं है 1 के, इतना समझ में आया। ये समीकरण 1 मान लिया। अब क्या मानो, माना log x, इस log x को क्या मान लिया मैंने, t मान लिया, log x बराबर क्या है, t। समीकरण 2, इसका अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, तो d/dx log x dt/dx, तो ये dx/x dt। समीकरण 3, 2 और 3 का मान हमने क्या रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया। अब देखो i बराबर dx/x की वैल्यू क्या है, dt, dx/x की वैल्यू क्या आ गई, dt, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, dt। आगे देखो, log x की पावर m, log x को क्या माना है, t, तो t की पावर क्या हो गया, m, तो 1/t की पावर m हो गया। समझ में आया, dt/t की पावर m हो गया। अब t की पावर 1/t की पावर m को हम कैसे लिख सकते हैं, t की पावर -m, अगर घात ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल गया तो माइनस हो गया। अब t की पावर -m का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1/n+1, x की पावर n के हिसाब से होगा इसका, x की पावर n का इंटीग्रेशन है, समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, तो t की पावर -m+1/-m+1। अब यहाँ पे समाकलन का चिन्ह हट गया तो क्या हो गया, प्लस अचर पद। अब t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, यहाँ से देखो t बराबर क्या माना था, log x, तो t की वैल्यू यहाँ समीकरण 2 से इसमें रख दो, log x की पावर -m+1/-m+1 प्लस c। जब भी समाकलन का चिन्ह तुरंत हटे, तुरंत एक कांस्टेंट लगा दो, अचर पद। ठीक है, तो यहाँ पे अचर पद आएगा साथ के साथ। तो हमारा देखो दोबारा क्वेश्चन लिख दो, समाकलन dx/x log x की पावर m बराबर क्या आ गया, log x की पावर 1 - m/1 - m प्लस c। अगला क्वेश्चन देखो, x/9 - 4x², x/9 - 4x² dx, ये समाकलन का चिन्ह है। तो अब इसको क्या मान लो, माना 9 - 4x² बराबर क्या है, t मान लो इसको। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इसका x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन, तो 9 का तो क्या हो गया 0, माइनस की जगह माइनस। अब 4x² का अवकलन करते हैं। ठीक है, d/dx 4x², तो 4 तो क्या आ गया, बाहर आ गया, d/dx x², अंदर क्या बच गया, x², तो क्या आ गया देखो, 4 बाहर आ गया, और x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n × x की पावर n-1, तो क्या हो गया, 4 × 2 कितना हो गया, 8, तो 8x हो गया। समझ में आया। देखो दोबारा देख लो, 4x² का अवकलन, 4 तो बाहर आ गया, ठीक है, x², अंदर क्या बच गया, x² बच गया। अब 4 n × x की पावर n-1 के हिसाब से 2 × x की पावर 2-1, तो 4 दूना 8, x की पावर 2 में से 1 गया तो 1, x की घात 1, 1 को लिखते नहीं हम, x छुपा रहता है, घात 1 हमेशा क्या होती है, छुपी रहती है, तो 8x हो गया, क्या हो गया, 8x। समझ में आया। तो देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो -8x dx बराबर dt। आगे इतना समझ में। आगे देखो,
अब मैंने क्या किया, दोनों साइड क्या कर दिया, -8 का भाग दे दिया, किसका, -8 का। तो -8 का भाग दे दिया तो -8, इधर -8 से -8 कट गया, तो x dx बराबर -dt/8 3। अब 2 और 3 का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो। अब देखो यहाँ पे x dx की वैल्यू तो क्या है, -dt/8। x dx की वैल्यू क्या है, -dt/8। तो x dx की जगह क्या रख दिया, -dt/8। अब 9 - 4x² को क्या माना था मैंने, t, तो क्या हो जाएगा 1/t। क्या हो जाएगा 1/t। इतना समझ में आया। अब देखो माइनस का चिन्ह मैंने बाहर ले लिया, ये अचर पद है, इसको 8, इसको भी बाहर ले लिया, 1/8 इसको बाहर ले लिया। अंदर क्या रखा, केवल चर या फिर वेरिएबल, वेरिएबल यानी चर यानी t, तो dt/t रख दिया। अब 1/t का समाकलन हमको पता है क्या होता है, log t होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/t का, जो 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। अब समाकलन का चिन्ह हट गया तो यहाँ पे c आएगा, कांस्टेंट आएगा, अचर पद आएगा। अब -1/t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, t की हमने वैल्यू क्या मानी थी, t की वैल्यू हमने मानी थी 9 - 4x²। इधर देखो t की वैल्यू हमने क्या मानी, 9 - 4x²। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 9 - 4x², वो हमने क्या रख दी यहाँ पे देखो, समाकलन x/9 - 4x² dx, ये सवाल अपना, बराबर -1/8 log t की जगह मैंने क्या रख दिया, 9 - 4x² प्लस c। अब देखो इसको अगर हमको थोड़ा, अगर क्वेश्चन में आपको आंसर ऐसे नहीं दे रखा हो तो आपको देखो थोड़ा इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो आप। कैसे, देखो n log m, ये क्या होता है, log m की पावर n। इसका मत देखो ये होता है फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट याद रखना है, n log m बराबर क्या होता है, log m की पावर n। यानी जो यहाँ पे आधार है ये तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन जो इसके पीछे है वो उसकी क्या आ जाएगी, घात में या पावर में आ जाएगी। क्या, घात में या पावर में, जो भी इसके पीछे है वो क्या आ जाएगी, घात में या पावर में आ जाएगी। दोबारा देखो log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे क्या, n log m, n log m की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा log m की पावर n, यानी जो यहाँ पे है वो क्या हो जाएगी, इसकी घात बन जाएगी, इस घात या पावर बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे -1/8 को अपन ऐसे मान सकते हैं, 1/8 इंटू -1, ऐसे मान सकते हैं ना, 1/8 इंटू -1। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इसकी पावर -1 है, इधर -1 इंटू 1/8 है, तो -1 को इधर घात में ले लिया इधर मैंने, तो 1/8 तो ऐसे कैसे, log 9 - 4x² की घात -1 प्लस c। समझ में आया। जो यहाँ पे -1 था वो इसका क्या चल गया, घात में या पावर में चल गया, और इधर केवल क्या रह गया, 1/8 रह गया। 1/8 log 9 - 4x² की पावर -1। तो मेरे को पता है कि x की पावर -1 क्या होता है, 1/x होता है। तो 9 - 4x² की पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 - 4x² प्लस c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों तरीक़ों से दे सकते हो आप। जनरली ये पूरा सॉल्व कर, ये पूछता है यहाँ तक दे देना आप, ठीक है।